इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 100 इमरजेंसी एमुनिशन डील साइन किए गए हैं, जिनमें से हर एक की कीमत 500 करोड़ तक हो सकता है। एलएनडी की तरफ से अभी रुस्तम 1 की तरह एक मेल यूएवी को डेवलप किया गया है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट के साथ अभी भारत मिलकर यूएवी को डेवलप करने वाला है और भारत चाहे तो आगे चल के यूएस से डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर भी ले सकता है। लद्दाख में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2023 तक पाकिस्तान के पास भी नए एआईपी सिस्टम वाले सबमरीन आने वाले हैं, जबकि हमारे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में एआईपी सिस्टम लगते लगते और 6 से 7 साल लगने वाले हैं। और अंत में लद्दाख में क्या भारत के T-90 और T-72 टैंक्स चाइना की टाइप 15 टैंक्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्म फोर्सेस को लेके है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली चाइना के साथ चल रहे टेंशन की वजह से भारत की तरफ से कई सारे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किए जा रहे हैं। द प्रिंट में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि कुल मिलाकर 100 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनको इमरजेंसी बेसिस पर किया जा रहा है। इन सभी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 500 करोड़ तक हो सकती है। मतलब इन 100 कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ की कीमत 50 करोड़ तक, कुछ की 100 तक या फिर कुछ की 500 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन जो अपर लिमिट है वो 500 करोड़ तक सीमित है। यहाँ पर अभी 50 और 100 का एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है। इसको आप एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट मत समझ लीजिएगा। अगर इंडियन आर्मी की इमरजेंसी डील की बात करें तो 2014 से 2016 के बीच इंडियन आर्मी ने 17 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे जिनकी टोटल कीमत 400 करोड़ था। लेकिन 2016 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच इंडियन आर्मी को जो इमरजेंसी पावर दिया गया था उसके अंदर 11,000 करोड़ के डील साइन किए गए थे, जिसके अंदर अलग अलग तरह के एमुनिशन, रडार और माइन वगैरह खरीदे गए थे। अभी भी जो इमरजेंसी पावर दिया गया था इसकी अपर लिमिट को 500 करोड़ तक ही सीमित रखा गया है, पर ये एक सिंगल डील के लिए ही लागू किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि अभी इंडियन आर्मी ने 100 इमरजेंसी डील साइन किए हैं जिनकी कीमत भी लगभग 11,000 करोड़ तक हो सकती है। इसमें हमारे मेन बैटल टैंक्स के लिए एपीएफ एसडीएस राउंड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हेरॉन ड्रोन के लिए जो डील होने वाली थी वो भी इसमें शामिल है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर इंडियन आर्मी को किसी और इक्विपमेंट को खरीदने की जरूरत पड़ती है तो उनको खरीदने के लिए भी इंडियन आर्मी को सफिशिएंट फंड प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे पास अभी फंड की कोई कमी नहीं है। अगला अपडेट एक इंडिजिनस ड्रोन को लेके है और इस बार इसे डीआरडीओ नहीं बल्कि हमारे लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनी एलएनडी की तरफ से बनाया गया है। एलएनडी की तरफ से पहली बार अभी अपनी यूएवी को डिस्प्ले किया गया था जिसका नाम टी यूएवी रखा गया है। ये एक मीडियम अल्टीट्यूड की लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी होने वाली और इसे स्पेशली इंडियन आर्म फोर्सेस की नीड को देखते हुए डेवलप किया गया है और इसको डेवलप करने के लिए किसी भी फॉरेन कंपनी से मदद नहीं लिया गया है और इसे एलएनडी की तरफ से पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। एलएनडी का दावा है कि वो इस यूएवी को टेस्ट कर चुके हैं, साथ ही अगर इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो वो इसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। इसको आप हमारे रुस्तम 1 ड्रोन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसकी सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये लगभग 7,600 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। लगभग 11 घंटे तक एक ही स्टेज में उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड 115 नॉट तक सीमित रहने वाली है, जबकि ये अपने साथ 140 केजी तक के पेलोड को कैरी कर सकता है, जो कि हमारे रुस्तम 1 ड्रोन से थोड़ा बेहतर है। इसमें सर्वेलेंस के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार, इंफ्रारेड कैमरा, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कुछ हद तक कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह कि इस ड्रोन में ऑटो टेक ओवर लैंडिंग सिस्टम दिया गया है। और देखने वाली बात तो ये है कि इंडियन आर्मी की तरफ से इसके बारे में अभी क्या डिसीजन लिया जाता है। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से है। इसको लेके यूरेशिया टाइम में एक रिपोर्ट आई है, लेकिन रिपोर्ट थोड़ी सी बायस्ड है, तो हो सकता है ऑथर ने इसको लिखने से पहले कुछ गलत चीजों का सेवन जरूर किया होगा, लेकिन हम उसका प्रबंध करेंगे। पर सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि लद्दाख में चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। दोनों ही तरफ से बड़ी मात्रा में ट्रूप्स, आर्टिलरी या फिर टैंक्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और अगर लद्दाख में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच वहां पर आमना सामना होता है तो दोनों ही तरफ से टैंक्स काफी मेजर रोल वहां पर प्ले करने वाले हैं। ऐसे में चाइना की तरफ से वहां पर अपनी टाइप 15 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है। अब बदले में हमारे पास कोई भी लाइट टैंक मौजूद नहीं है, जिस वजह से भारत की तरफ से लद्दाख में T-72 या फिर T-90 जैसे टैंक को डिप्लॉय किया गया है। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि चाइना की टाइप 15 टैंक्स को स्पेशली प्लेटू ऑपरेशन के लिए और कोल्ड वेदर कंडीशन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और इससे पहले भी चाइना की तरफ से तिब्बत में इनको रैपिड डिप्लॉयमेंट करने के लिए जॉइंट एक्सरसाइज को किया गया था, जिसमें उनकी इन्फेंट्री यूनिट मौजूद थी, जिस वजह से चाइना की इन्फेंट्री यूनिट इन टैंक्स के साथ बेहतर तरीके से इंडियन आर्मी को जवाब दे सकती है
और लद्दाख में अगर इंडियन आर्मी के T-90 और T-72 टैंक के साथ टाइप 15 टैंक का आमना सामना होता है तो इंडियन टैंक्स इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अबे साले। तो इसमें ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टाइप 15 टैंक जो है इनको चाइना ने स्पेशली तिब्बत के हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया है और लो ऑक्सीजन एरिया में इसके इंजन सही तरीके से काम कर सकते हैं, जबकि भारत के टैंक्स को यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये कि टाइप 15 एक लाइट टैंक है जिसका वजन बस 33 टन तक है और ये रेगुलर मेन बैटल टैंक के मुकाबले काफी हल्की है और हाई अल्टीट्यूड एरिया में ये T-90 और T-72 के मुकाबले काफी तेजी से मैन्यूवर कर सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इंडियन आर्मी के टैंक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। लेकिन ऑथर ने ये बताना उचित नहीं समझा है कि अगर इन टैंक्स की वेट कम है तो इनका मतलब ये भी है कि इसमें लाइट आर्मर का इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कि इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम होगा वो मेन बैटल टैंक के मुकाबले कमजोर होने वाली है। और ऊपर से इसमें 105 mm का मेन गन दिया गया है जो कि हमारे T-72 या फिर विस्मर टैंक की 125 mm की मेन गन के मुकाबले काफी कमजोर है। यहाँ पर अगर T-90 टैंक्स को टाइप 15 टैंक्स के आमने सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये इजीली टाइप 15 टैंक्स के द्वारा फायर किए गए मल्टीपल राउंड को झेल सकता है, जबकि टाइप 15 टैंक T-90 की तरफ से एक भी राउंड को झेल पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और फायर पावर की बात करें तो उसमें T-90 या फिर T-72 को कभी भी टाइप 15 मैच नहीं कर सकता है और आमने सामने की लड़ाई में ये कभी भी T-90 या फिर T-72 के सामने नहीं आना चाहेगा। इनमें अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद होगा तो तब ये हमारे टैंक्स के लिए थोड़ा खतरा बन सकते हैं, लेकिन बदले में हमारे पास भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद होगा। अगर देखा जाए तो टाइप 15 टैंक्स लद्दाख में सिर्फ चाइना की इन्फेंट्री डिवीजन को फायर सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इनको हमारे टैंक्स के साथ सीधे तौर पर लड़ाने की कोशिश की जाती है तो इनका भी वही हाल होगा जो पैटॉन टैंक का हुआ था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब अगर यही सवाल हम सीधी तौर पर T-90 टैंक से पूछेंगे तो इसका जवाब भी कुछ ऐसा ही होगा। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? अगला अपडेट AIP सिस्टम को लेके है। इंडियन नेवी के सबमरीन की बात करें तो इनमें अभी तक कोई भी AIP सिस्टम मौजूद नहीं है। हमारी लेटेस्ट स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की बात करें तो इनमें भी अभी AIP सिस्टम मौजूद नहीं है। बदले में पाकिस्तान के पास जो अगुस्ता क्लास के सबमरीन है उनमें AIP सिस्टम मौजूद है और आगे चल के पाकिस्तान चाइना से जो टाइप 93 क्लास की सबमरीन खरीदने वाला है उनमें भी AIP सिस्टम होने वाली है और ये पाकिस्तान को भारत के सबमरीन के मुकाबले काफी एडवांटेजेस देने वाले हैं, क्योंकि AIP सिस्टम की मदद से वो ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं और सबमरीन एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी स्टेल्थी अटैक करने के लिए ये काफी मायने रखता है। 2023 तक पाकिस्तान को चाइना से टाइप 093 क्लास की सबमरीन मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाद में भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अब इंडियन सबमरीन की बात करें तो इसमें भी AIP सिस्टम लगने वाली और हमारे सभी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में DRDO के द्वारा डेवलप किया हुआ AIP सिस्टम लगने वाला है। इसको LND की तरफ से कुछ दिन पहले हमारे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के हल सेक्शन में लगाकर टेस्ट भी किया गया था, पर इनको सभी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में फिट करने के लिए अभी 6 से 7 साल लगने वाले हैं और उससे पहले पाकिस्तान के पास ऐसे और सिस्टम आ जाएंगे। साथ ही चाइना के पास पहले ये सिस्टम मौजूद है, तो अभी इसमें जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि बिना AIP सिस्टम के हमारे सबमरीन की एंड्योरेंस दुश्मन के सबमरीन के मुकाबले लगभग 15 दिन तक कम हो जाएगी। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके। दोस्तों, जैसे जैसे चाइना और भारत के बीच तनाव बढ़ने लगा है, ठीक उसी तरीके से US और भारत के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ने लगा है। रिसेंटली आउटलुक इंडिया में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट और भारत अभी एक साथ मिलकर एक UAV को डेवलप करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट अभी यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस एक्विजिशन डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी LNM लॉर्ड की तरफ से दिया गया है। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, DRDO और एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी अभी जॉइंटली एक UAV को डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में भारत और यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस रिलेशन काफी बेहतर बन चुके हैं और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर यूनाइटेड स्टेट भारत के साथ नए नए US टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट को भारत की एक रूल को लेके थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो कि ऑफसेट क्लॉज है, और इसको वो रिवाइज करने के लिए भारत को बोल रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी हमारी ऑफसेट पॉलिसी में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का डिमांड किया जा रहा है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत को लीज का ऑफर दिया जा रहा है। आप सबको पता होगा, पिछली बार जब हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को बदला गया था तो इसमें डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर लेने का एक टर्म था जिसको ऐड किया गया था। अभी उसी के अंदर शायद यूनाइटेड स्टेट भारत को कुछ ऑफर करना चाहता है। इसके बारे में कुछ पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन इतना बताया गया कि भारत चाहे तो यूनाइटेड स्टेट से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट को लीज पर ले सकता है।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी को लेके है। जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आर्मी अभी भी पांगोंग लेक इलाके में मौजूद है और इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच 4 राउंड की बातचीत होने के बाद भी चाइनीज आर्मी फिंगर 5 से पीछे नहीं जा रही है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया था कि लद्दाख में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच डिसएंगेजमेंट होना शुरू हो चुका है, लेकिन 14 जुलाई को दोनों ही आर्मी की तरफ से 4th राउंड की बाउंड्री नेगोशिएशन होने के बाद भी अभी भी वो पीछे नहीं जा रहे। अब इसके बाद भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया कि हम भी अभी लद्दाख में डिप्लॉय किए गए हमारे जवानों की स्ट्रेंथ को कम नहीं करने वाले हैं। अगर चाइना पीछे नहीं जाता है तो हम भी अपनी स्ट्रेंथ को वहां पर बरकरार रखने वाले हैं। अभी की बात करें तो पेट्रोल पॉइंट 14 और 15 से चाइनीज ट्रूप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके साइड में वापस जा चुके हैं, लेकिन अभी भी PP-17A के पास दोनों ही तरफ से 50-50 ट्रूप मौजूद हैं। इन दोनों के बीच अभी सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पांगोंग इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी चाइनीज ट्रूप पहले फिंगर 5 तक चले गए थे, लेकिन अभी दोबारा से वो लोग फिंगर 4 तक आने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके है और एक छोटी सी अपडेट है। कल हमने बात किया था कि इंडियन आर्मी के पास अभी भले ही अटैक हेलीकॉप्टर की एक अच्छी खासी फ्लीट मौजूद है, लेकिन इसमें से फायर होने वाले वेपन अभी मौजूद नहीं है। अभी हमारे हेलीकॉप्टर में सिर्फ 70 mm की रॉकेट और 20 mm की कैनन को फायर किया जा सकता है, लेकिन अभी इसमें कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेट नहीं किया गया है, जिसके बारे में हमने कल डिटेल में बात किया था। आज अपडेट आया कि इसी बीच DRDO की तरफ से नाग मिसाइल की 2 सफल परीक्षण को कंडक्ट किया गया है और इस बार जो टेस्ट किया गया था ये नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वेरिएंट था, जिसको पहले हेलिना मिसाइल कहा जाता था, लेकिन अभी इसको ध्रुवास्त्र कहा जा रहा है। इसकी टेस्ट को 15 और 16 जुलाई को ओडिशा के बालेश्वर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में कंडक्ट किया गया था। ये मिसाइल किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर के डिस्टेंस तक मार्क कर सकता है। एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है और इसकी खासियत ये है कि जब इसे डेजर्ट कंडीशन में टेस्ट किया गया था तो ये स्पाइक के मुकाबले बेहतर तरीके से अपने टारगेट को ट्रैक कर रहा था, लेकिन बात वहीं पर आके अटक जाती है क्योंकि अभी भी हम इसकी टेस्टिंग में फंसे हुए हैं, जबकि हमारे हेलीकॉप्टर्स को इनकी सख्त जरूरत है। और अभी जो टेस्टिंग किया गया था ये भी बिल्कुल सफल रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है उसको देखते हुए तुरंत ही इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।